नमस्कार दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में आज हम देखने वाले हैं तर्कणा टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। चिंतन, कल्पना और तर्कणा ये नया टॉपिक जो है रीट भर्ती में जोड़ा गया और सभी भर्तियों में जिनके अंदर ये टॉपिक है, आज की ये क्लास आप देख लें, आपको तर्कणा टॉपिक याद हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। इसी के साथ आप सभी मित्रों को संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान जिस प्रकार आज की इस क्लास में हम देखेंगे, उसी प्रकार शॉर्ट के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान चाहिए तो दोस्तों कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप स्टोर से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक दोस्तों। बात करते हैं कि तर्कणा होती क्या। जिस प्रकार हमने चिंतन टॉपिक पढ़ा था ना मित्रों, चिंतन का ही, यह समझ लो कि चिंतन ही तर्कणा है, उसी प्रकार का सिस्टम रहेगा। उसी प्रकार यहां पर हम उदाहरण के एक ही उदाहरण से संपूर्ण तर्कणा समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तर्कणा एक प्रकार का वास्तविक चिंतन ही है दोस्तों। वास्तविक चिंतन ही क्या है? तर्कणा है दोस्तों। अब यहां पर हम बात करते हैं रेबर के अनुसार। रेबर ने 1985 में तर्कणा के दो अर्थ बताए थे दोस्तों। कौन कौन से अर्थ बताए थे ये देखिए। सामान्य अर्थ में तर्कणा एक प्रकार का चिंतन है। दो अर्थ बताए उन्होंने। पहले अर्थ में क्या बताया कि जिस प्रकार चिंतन होता है उसी प्रकार तर्कणा होती है, जिसकी प्रक्रिया तार्किक तथा संगत होती है। विशिष्ट अर्थ यानी दूसरे अर्थ में तर्कणा समस्या समाधान व्यवहार है। हम चिंतन में क्या कर रहे थे? समस्या समाधान ही कर रहे थे, तो यहां पर भी समस्या समाधान ही होगा, जहां अच्छी तरह से निर्मित प्राकल्पनाओं की क्रमबद्ध रूप से जांच की जाती है। मतलब जो हमारी पूर्व अनुभूति है, जो हमने पूर्व के अंदर जो चीज सीखी है, उसी की कल्पना के आधार पर समस्या का समाधान किया जाता है तथा समाधान तार्किक ढंग से निगमित किया जाता है। निगमित यानी नियम के अनुसार किया जाता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं कि जो हमारी तर्कणा है इसका स्वरूप कैसा होता है। देखिए मित्रों, यहां पे तर्कणा चिंतन की एक प्रक्रिया है। पहले मैंने बता दिया है, चिंतन ही समझ लो कि क्या है? तर्कणा है। तो जो तर्कणा है वो चिंतन की क्या है? एक प्रक्रिया होती है। तो चिंतन की एक प्रक्रिया किसको माना जाएगा? तर्कणा को दोस्तों। तर्कणा में क्रमबद्धता पाई जाती है। आगे हम पढ़ेंगे मित्रों, इसके अंदर जो सोपान पढ़ेंगे वहां पर 5 क्रम पढ़ेंगे। एक क्रम के अनुसार है जो तर्कणा चलती है। जो कोई भी समस्या हमारे सामने आती है उसका समाधान अगर हम करते हैं तो वो एक क्रम के अनुसार होता है दोस्तों। तर्कणा में व्यक्ति पक्ष विपक्ष में तर्क करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। पक्ष और विपक्ष दोनों तर्क किए जाते हैं, पक्ष का भी विपक्ष का भी, और फिर समाधान पर तर्कणा के अंदर पहुंचा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि सर क्वेश्चन कहां से आएंगे। तो क्वेश्चन आएंगे तर्कणा के प्रकारों से और तर्कणा के सोपानों से, या फिर तर्कणा का शिक्षा में क्या महत्व है। ये 3 चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखना मित्रों। सबसे पहले हम देखेंगे तर्कणा के प्रकार। बहुत सिंपल है, आसानी से आपको एक उदाहरण में समझ में आ जाएंगे दोस्तों। मनोवैज्ञानिकों ने तर्कणा के निम्नांकित 4 प्रकार बताए। कितने बताए हैं? 4 प्रकार बताए। पहला है आपका निगमनात्मक तर्कणा, दूसरा है आगमनात्मक तर्कणा, तीसरा है आलोचनात्मक तर्कणा और चौथा है सादृश्यवाची तर्कणा। निगमनात्मक नियम, आगमनात्मक उदाहरण, आलोचना गुणदोष और सादृश्य जिसमें हम अच्छी तरह उसको देखते हैं। अब एक एक को आप समझिए। शायद आप नाम से ही समझ जाएंगे कि जैसे निगमनात्मक है तो इसमें नियम का सहारा लिया जाता है, लेकिन समस्या समाधान में हम नियम का कैसे सहारा लेते हैं वो चीज यहां पर समझिए दोस्तों। निगमनात्मक तर्कणा दोस्तों, निगमनात्मक तर्कणा ऐसी तर्कणा को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों तथा तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। मैंने पहले बताया था कि जो निगमनात्मक तर्कणा है इसके अंदर जो पहले से हमें ज्ञात है, नियम है, तथ्य है, उनके आधार पर हम एक जो निश्चित निष्कर्ष है वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। मतलब समाधान की ओर हम चलते हैं। लेकिन दोस्तों ये याद रखना है कि जो निगमनात्मक तर्कणा होती है इसमें जो हमें पहले से पता है उनका ही प्रयोग करते हैं। हमारी तरफ से इसके अंदर हम कुछ और नहीं जोड़ते हैं दोस्तों। इस ढंग की जो तर्कणा है ना दोस्तों, वो मानव और पशु दोनों के द्वारा की जाती है।
मानव भी ये तर्कना करते हैं तो पशु भी ये तर्कना करते हैं दोस्तों। अब उदाहरणों से समझिए कैसे होता है। निगमनात्मक तर्कना इस तरह के न्याय वाक्यों के आधार पर निकाले गए परिणाम में स्पष्ट रूप से सम्मिलित होते हैं। उदाहरण से समझिए दोस्तों, आसानी से समझिए, ध्यान से सुन ले, सुनने में समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, जहां जहां धुआं होता है आग होती है। मतलब मित्रों आपको क्या है कि धुआं का पता है कि जहां पर धुआं होगा वहां पर आग होती है, यही चीज है ना। जैसे कि अगर आपने किसी पहाड़ के ऊपर धुआं देखा, किसी पहाड़ पे धुआं देखा, तो आप क्या समझेंगे कि वहां पर आग लगी हुई है, यही चीज समझेंगे ना दोस्तों। तो यहां पे उदाहरण का मतलब कि आपका जो पहले का नियम है वो क्या है कि पहाड़ पर धुआं है, ये आपको पहले से पता है कि धुआं होती है, तो वहां पर हमेशा क्या रहती है, आग रहती है। मतलब पहाड़ पर क्या है, आग है। तो आपने जैसे ही धुआं देखा तो आपके सामने समस्या आई कि धुआं है, फिर आपने उसका समाधान किया पूर्व ज्ञान पर कि धुआं, जहां पर धुआं होती है वहां पर क्या लगती है, आग, तो मतलब वहां पर क्या है, आग। यही होती है निगमनात्मक तर्कना दोस्तों। अब चलते हैं दूसरे प्रकार की ओर। दूसरा प्रकार है मित्रों हमारा आगमनात्मक तर्कना। यह क्या होती है? आगमनात्मक तर्कना ऐसी तर्कना को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नया तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचता है। समझिए दोस्तों, आपको कुछ तथ्य दे दिए गए, उन तथ्यों के आधार पर अगर आप समाधान की ओर, एक निष्कर्ष की ओर पहुंच रहे हैं और उसमें आप कुछ नया जोड़ रहे हैं, अब कुछ नया जोड़ रहे हैं मतलब आप सर्जन कर रहे हैं, तो इसको भी जो आगमनात्मक तर्कना है इसको ही क्या कहा जाता है, सर्जनात्मक जो तर्कना है वो भी कहा जाता है। याद रखना, अपनी ओर से कुछ जोड़ के आप कुछ सर्जन यानी कुछ विकास उसमें कर रहे हैं तो सर्जनात्मक तर्कना हो जाएगी दोस्तों। रुक ने आगमनात्मक तर्कना को परिभाषित करते हुए कहा है, आगमनात्मक तर्कना में चिंतक अपनी कल्पना के आधार पर कुछ ऐसी नई चीजों को जोड़ता है जो प्रस्तुत आंकड़ों से सीधी ज्ञात नहीं किए जा सकती है। क्या होता है मित्रों इसके अंदर, समझिए दोस्तों, आपको उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे कि आपके सामने कोई समस्या आ गई, आपके सामने समस्या आई, उसके आपके सामने प्रस्तुत जो आंकड़े हैं, जो आपके समान है, उसके द्वारा जो तथ्य हैं आपके सामने, उनके द्वारा आप उस समाधान करना चाहते हैं उस समस्या का, लेकिन आप उस निष्कर्ष, उस समाधान पर नहीं पहुंच रहे, तो आपने अपनी तरफ से उस समस्या के समाधान के लिए उसमें कुछ ऐड कर दिया, अपने सर्जन यानी अपने दिमाग से उसमें कुछ जोड़ा। तो जैसे ही आपने उसमें कुछ जोड़ा तो आपका निष्कर्ष है वो निकल गया, आपका समाधान है वो हो गया। तो यही आपके आगमनात्मक तर्कना होती है। तो आगमनात्मक तर्कना में व्यक्ति अपनी ओर से कुछ जो है तथ्य उसमें जोड़ता है दोस्तों, जबकि निगमनात्मक तर्कना में जो नियम हमें पता है, जो हमें तथ्य दिए गए हैं, उन्हीं तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों तीसरी प्रकार की तर्कना की ओर। तीसरी प्रकार की तर्कना है दोस्तों आलोचनात्मक तर्कना। इस प्रकार की तर्कना में व्यक्ति किसी वस्तु घटना के बारे में सोचते समय या किसी समस्या का समाधान करते समय प्रत्येक उपाय के गुण एवं दोष के बारे में परख कर लेता है। जिस प्रकार हमने पहले चिंतन में उदाहरण देखा था कि आप किसी दुकान पे जाते हो और वहां पे जाके आप मनोविज्ञान की बुक मांगते हो, तो मनोविज्ञान की बुक लेते ही, जैसे ही आपने मनोविज्ञान की बुक ली, या आप ये उदाहरण समझ लो कि आपने कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड किया और वहां पर आप मनोविज्ञान में चले गए स्टोर में, और वहां पर आपने देखा कि यहाँ पर मैं मनोविज्ञान ले रहा हूँ तो इसका मेरे को क्या फायदा होगा या क्या इसका नुकसान होगा, इस मनोविज्ञान यहाँ से मैं मनोविज्ञान पढ़ूंगा तो मेरे को क्या क्या फायदा मिलेगा, क्या क्या वहाँ पर गुण मिलेंगे आपको, क्या क्या उसके दोष हैं, उनकी आप परख करके फिर ही कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस से जो अपना मनोविज्ञान का है जो कोर्स है वो परचेज करेंगे दोस्तों। तो यही होती है आलोचनात्मक तर्कना, यानी कि गुण और दोषों के बारे में इसके अंदर देखा जाता है। दूसरों द्वारा किसी तथ्य या विचार को दिए जाने पर भी उसे वह हुबहू स्वीकार नहीं करता है। आपको किसी ने कोई तथ्य दिया कि इस तथ्य से आप चले जाइए, लेकिन उस तथ्य के गुण और दोष है उनको आप पहले सोचेंगे और फिर आप उसके निष्कर्ष की ओर जाएंगे, तो आलोचनात्मक तर्कना होगी दोस्तों। उसके गुण दोष की परख के बाद ही वह किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। कौन सी तर्कना में? आलोचनात्मक तर्कना में दोस्तों।
अब चलते हैं चौथी तर्कणा की ओर। चौथी तर्कणा है दोस्तों हमारी सादृश्यवादी तर्कणा। देखिए, इस तरह की तर्कणा में उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। देख उदाहरण से समझिए, उपमा के आधार पर तर्क वितर्क किया जाता है। इसके अंदर उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे शिक्षक छात्र से यह प्रश्न पूछते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान एक वीरांगना कैसे थी। यह क्वेश्चन आपने छात्रों से पूछा, या तो फिर आप यहां पर उपमा के साथ तर्क वितर्क कैसे करेंगे। तो देखिए, इस समस्या के समाधान के लिए छात्र यह सोच सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से हार नहीं मानी। यह क्या कर रहा है, उस पर तर्क वितर्क कर रहा है दोस्तों। और ठीक उसी तरह राणा प्रताप ने भी अकबर से हार स्वीकार करना अपने मान के खिलाफ समझा था। तो यह क्या हो गई दोस्तों, उसने तर्क वितर्क किया कि रानी लक्ष्मीबाई है, उन्होंने अंग्रेजों से हार नहीं मानी, और राणा प्रताप ने अकबर से कभी हार नहीं मानी। इस वजह से दोनों क्या है, एक समान है। यह तर्क वितर्क किया जाता है सादृश्यवाची जो तर्कणा होती है इसके अंदर दोस्तों। इस तरह के चिंतन को सादृश्यवादी तर्कणा कहा जाता है दोस्तों। यह हो गए हमारे तर्कणा के चारों प्रकार। आगे चलते हैं दोस्तों और आगे देखते हैं हम तर्कणा के महत्वपूर्ण कदम, या जिनको हम सोपान कहते हैं, और ये 5 सोपान रहेंगे। कौन कौन से हैं दोस्तों। पहला है समस्या की पहचान, दूसरा है आंकड़ों का संग्रहण, जैसे ही कोई समस्या आती है तो उसकी पहचान करना, फिर उसके जो आंकड़े हैं उनका संग्रह करना, तीसरा है अनुमान पर पहुंचना, यानी जो समस्या है उसके समाधान का कुछ अनुमान लगाया जाता है, उस अनुमान पर पहुंचा जाता है तीसरे से। चौथा है अनुमान के अनुसार, जो आपने अनुमान लगाया है कि ऐसे हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो फिर आप उस अनुमान के आधार पर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो चौथा हो गया अनुमान के आधार अनुसार प्रयोग करना, और पांचवा हो जाता है प्रयोग करने के बाद भी क्या आता है, निर्णय। तो निर्णय करना दोस्तों। ये 5 है। अब इनको एक ही उदाहरण के द्वारा हम पांचों को समझेंगे दोस्तों, और क्वेश्चन आ सकता है यहां से, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं। पहला हमारा कौन सा है, समस्या की पहचान। देखिए समझिए, प्रत्येक तर्कणा की शुरुआत तभी होती है जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है। जब तक समस्या उत्पन्न नहीं है तब तक आप ना चिंतन करोगे, ना कल्पना करोगे, और ना ही तर्कणा करोगे दोस्तों। समस्या के नहीं रहने पर व्यक्ति द्वारा चिंतन या तर्कणा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आपके सामने समस्या नहीं है तो आप क्यों तर्कणा करोगे, क्यों किसी चीज के लेकर समस्या करोगे। लेकिन अगर जैसे ही आपके सामने समस्या आ गई तो आपको चिंतन तर्कणा करनी पड़ती है, क्योंकि उसका समाधान आपको निकालना पड़ता है दोस्तों। अतः पहला सोपान व्यक्ति द्वारा समस्या की पहचान का है दोस्तों। अब समस्या की पहचान कैसे करें, चलिए दोस्तों उदाहरण स्वरूप देखते हैं। यहां पे मान लिया जाए कि छात्र अपने कमरे में मनोविज्ञान में प्रयोग एवं परीक्षण नामक पुस्तक की खोज कर रहा है, क्योंकि आज उसे कक्षा में मनोविज्ञान प्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ाया जाने वाला है। अतः समस्या यह है कि उसे अमुक किताब कहाँ रख दी उसको अभी पता नहीं है। सिंपल उदाहरण लिया हूं कि जैसे ही आप जो है शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके क्या है कि आज शाम को टेस्ट है, मनोविज्ञान का आपके टेस्ट है, तो आपको किताब है उसका रिवीजन करना है आज। तो आपके सामने समस्या आ गई है कि वो किताब मैंने कहाँ रखी, ये समस्या आपके सामने आ गई है। ये तो हो गई आपकी समस्या की पहचान। तो समस्या क्या आई है आपके यहाँ पे कि मैंने किताब कहाँ रख दी। अब आगे चलते हैं। दूसरा हमारा है दोस्तों आंकड़ों का संग्रहण। इसमें क्या किया जाता है, इस दूसरे सोपान में व्यक्ति समस्या के समाधान से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करता है। जो भी है कि मैं वहाँ पर पढ़ रहा था, या मैं मेरे फ्रेंड के साथ पढ़ने गया था, या मैं लाइब्रेरी में पढ़ने गया था, या मैं उस कमरे में बैठा था तो वहाँ पर, या हॉल में बैठकर मैं पढ़ रहा था वहाँ पर, यानी जो भी आंकड़े हैं कि यहाँ पर किताब हो सकती है, उनको क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। तथ्यों को एकत्रित करने में वह अपनी गत अनुभूतियों का सहारा लेता है। जैसे हम ले रहे हैं ना गत अनुभूतियों, कि मैं उस कमरे में पढ़ा था, मैं उस दोस्त के साथ पढ़ने गया था, मैं लाइब्रेरी पढ़ने गया, ये गत अनुभूतियां ही है दोस्तों। जैसे उपरोक्त उदाहरण जो हमने उदाहरण देखा, उसमें दूसरे सोपान पर व्यक्ति यह देखने की कोशिश करेगा कि वह पुस्तक कहां कहां रखा करता था, कहां कहां, जहां जहां वो जाएगा, या फिक्स है उसकी जगह कि 3 जगह मैं मेरी पुस्तकों को रख के रखता हूं दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों। उसके भाई बहन भी प्राय उस पुस्तक को काम में लाते थे। अतः
उनसे भी पूछ लेना चाहिए कि कहीं उन्होंने तो पुस्तक नहीं रख दी। यानी उसके भाई बहन भी वही पुस्तक पढ़ते हैं तो भाई बहनों से पूछना, या वो कहाँ कहाँ पुस्तकों रखता है वहाँ पर देखना, या किसी दोस्त ने तो नहीं ले ली तो दोस्त से पूछना। ये होता है संग्रहण दोस्तों। अब चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा सोपान है मित्रों हमारा अनुमान पर पहुंचना। अनुमान पर पहुंचना क्या होता है? जब व्यक्ति हर तरह के संभावित आंकड़ों का संग्रह कर लेता है, उसने सभी कि दोस्त है, लाइब्रेरी है, भाई बहन है, या कहाँ कहाँ वो पुस्तक रखता है, सभी आंकड़े उसके सामने हैं। अब उनका आंकड़ों का उसने क्या कर लिया? संग्रहण। अब आगे क्या करता है? तब किसी न किसी अनुमान पर पहुंचने की कोशिश करता है। आंकड़े उसके पास है तो वो अनुमान पर पहुंचने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? उदाहरण से समझिए। जैसे उपयुक्त उदाहरण में छात्र इस अनुमान पर पहुंच सकता है कि लगता है कि हम इस पुस्तक को अपने दोस्त सोवन को 10 दिन पहले दिए थे। उसने अनुमान क्या लगाया कि वो पुस्तक है उसने 10 दिन पहले अपने मित्र को दे दी थी। सब अनुमान लगाए उसने, सब जगह देखी, फिर उसका अनुमान आया कि 10 दिन पहले उसने वो पुस्तक किसको दी थी? सोहन को दी थी। अब दोस्तों उसका अनुमान आ गया, अनुमान पर वो पहुंच गया। अब अनुमान के अनुसार क्या करना है? उसको प्रयोग करना है। अब प्रयोग कैसे करता है वो देखिए। अनुमान के अनुसार प्रयोग करना। इस सोपान पर व्यक्ति द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार कार्य किए जाते हैं। जैसे कैसे किए जाते हैं? उपयुक्त उदाहरण में छात्र को यह अनुमान था कि उसने पुस्तक को अपने दोस्त सोवन को 10 दिन पहले ही दे दिया था, अतः वह सोवन के घर जाकर सोवन से उक्त किताब के बारे में पूछताछ करेगा। तो अनुमान यानी उसको अनुमान यह लग गया कि वो किताब सोवन के पास हो सकती है। तो अनुमान के अनुसार प्रयोग के अंदर वो क्या करेगा कि फिर वो सोवन के घर जाएगा और उस किताब के बारे में पूछेगा कि वो किताब उसके पास है या नहीं है। यह काम होगा चौथे सोपान के अंदर। अब पांचवें सोपान की अगर हम बात करें कि निर्णय करना, इंपॉर्टेंट यही रहता है दोस्तों। देखिए यहां पे अब वो कहां पर है? घर पे गया, सोवन के घर पे चला गया। तो तर्कणा का यह अंतिम सोपान होता है जहां चिंतक एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। उसके द्वारा लिए गए निर्णय से समस्या का समाधान हो भी सकता है या नहीं भी। कैसे? कि वो सोवन के घर गया और सोवन के घर जाकर उसने पूछा कि सोवन, मैंने मेरी मनोविज्ञान की पुस्तक आपको दी थी, तो वो पुस्तक कहाँ है? तो सोवन ने बोल दिया कि मैंने 3 दिन पहले या 5 दिन पहले वापस आपके घर पे पहुंचा दी थी। तो यहाँ पे समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगर वो सोवन के पास पुस्तक मिल जाती है तो क्या हो जाता है? समस्या का समाधान हो जाता है। यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो पुनः दूसरे तरह का अनुमान लगाकर उस पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जैसे वहां पर समाधान नहीं हुआ या सोवन ने वहां पर यह बोल दिया साफ शब्दों में कि वो पुस्तक मेरे पास नहीं आई थी, तो वापस फिर दूसरे प्रकार जो हमने अनुमान लगाया था वहां से दूसरे प्रकार का अनुमान लगाया जाएगा और फिर इसी तरह से यह प्रक्रिया चलेगी दोस्तों। अब उदाहरण में क्या दिया गया है यह भी एक बार देख लेते हैं। उदाहरण में सोवन के घर जाने से यदि अमुक किताब मिल जाता है तो तब समस्या का समाधान हो जाता है। परंतु यदि सोवन यह कहता है कि उसने तो 5 दिन पहले ही किताब उसे लौटा दी थी, तो अब ऐसी परिस्थिति में छात्र अपने संग्रह किए हुए आंकड़ों के आधार पर कोई नया अनुमान लगाएगा और उसी के अनुकूल कार्य करेगा। जो आंकड़े, अगर सोवन ने यह बोल दिया कि वो किताब मैंने 5 दिन पूर्व ही वापस लौटा दी, तो फिर क्या करेगा? जो आंकड़े उसने संग्रह किए कि भाई बहन से पूछेगा या अपने जहां जहां पुस्तकें रखता है वहां पर देखेगा, या किसी दूसरे मित्र को तो नहीं दे दी वो सोचेगा। यानी जो आंकड़े उसके पास है उनके आधार पर फिर वो क्या करेगा? प्रयोग करेगा, अनुमान लगाएगा दोस्तों। ये होते हैं 5 सोपान दोस्तों। शायद अच्छी तरह समझ में आ गए एक ही उदाहरण से आपको। आगे चलते हैं दोस्तों। अब तर्कणा की शिक्षा, महत्व क्या है इसका शिक्षा में? देखिए आराम से एक एक को समझिए। 5-6 ही है दोस्तों, ज्यादा नहीं है। तर्कणा छात्रों के चिंतन का मुख्य भाग है। इससे बालकों की शिक्षा में विशेष मदद मिलती है। तर्कणा हो, चिंतन हो, कल्पना हो, इनसे शिक्षा में बालकों को बहुत में मदद मिलती है दोस्तों। पहला देखिए दोस्तों क्या क्या शिक्षा मिलती है। पहला है आपका, बालकों में तर्कणा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक या माता पिता उनके सामने उपयुक्त समस्या रखे। उपयुक्त समस्या से तात्पर्य ऐसी समस्या से होता है जो बालक की पूर्व अनुभूति एवं ज्ञान के अनुरूप हो। अगर बालक के सामने आप कोई समस्या रख रहे हैं जिससे उसकी तर्कणा शक्ति का विकास हो, तो समस्या वही रखो जिस समस्या का अगर वो समाधान करता है तो उसमें उसकी पूर्व अनुभूतियों का वह अच्छी तरह सहारा ले सके दोस्तों। पहला। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा क्या है? तर्कणा का संबंध एकाग्रता,
अन्वेषण प्रवृत्ति और बुद्धि आदि से सीधा होता है। एकाग्रता यानी कोई भी छात्र अगर एकाग्रता के साथ कोई भी चीज पढ़ता है तो अच्छी तरह याद होती है मित्रों। अन्वेषण प्रवृत्ति कुछ नया करने की प्रवृत्ति, और बुद्धि अगर जितना हम बुद्धि को उपयोग में लेंगे बुद्धि उतनी ही क्या होगी, विकास होगा बुद्धि का दोस्तों। तो तर्कणा का इन तीनों से क्या होता है मित्रों, सीधा संबंध होता है। तीसरा देखिए, बालकों को वाद विवाद प्रतियोगिताओं, प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे बालकों में तर्कणा शक्ति का विकास अधिक तेजी से होता है। तर्कणा शक्ति चाहे प्रतियोगिताएं हो चाहे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हो, इनमें जो हमारी तर्कणा होती है इसका विकास बहुत तेजी से होता है, तो छात्रों को इनमें भाग लेना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों चौथे की ओर। चौथा है दोस्तों, बालकों को किसी समस्या का समाधान यथासंभव स्वयं करने देना चाहिए। उन्हें स्वयं करके सीखने एवं अपने अनुभवों के आधार पर सीखने देना चाहिए। इससे उनमें उनके समाधान के बारे में सूझ उत्पन्न होती है और उसकी तर्कणा शक्ति भी मजबूत होती है। अगर बालक के सामने कोई समस्या आती है और शिक्षक उसका समाधान कर देता है, फिर समस्या आती है शिक्षक समाधान कर देता है, तो ऐसे में बालक की तर्कणा शक्ति मजबूत नहीं होती है मित्रों। अगर बालक के सामने समस्या आती है तो पहले बालक को उसका समाधान करने दो। अगर वो समाधान करते करते थक जाता है और नहीं मिलता है तो आप उसकी सहायता करो, उसको उत्तर मत बताओ सीधा। ये होनी चाहिए दोस्तों। इससे क्या होता है कि बालक की जो तर्कणा शक्ति है उसको क्या होती है, मजबूती मिलती है दोस्तों। पांचवें में चलते हैं दोस्तों। पांचवें क्या है, शिक्षकों को चाहिए कि छात्र जब भी किसी समस्या का समाधान करे वो आगमनात्मक विधि तथा निगमनात्मक विधि दोनों का ही प्रयोग करें। मतलब आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों विधियों का एक समस्या के अंदर प्रयोग किया जाए। आगमनात्मक यानी उदाहरण से नियम, निगमनात्मक यानी नियम से उदाहरण, इन दोनों का अगर मिश्रित रूप से प्रयोग करेगा छात्र तो बहुत ही कल जो हमारी तर्कणा है उसको विकास मिलेगा। विनाके 1957 के अनुसार इन दोनों विधियों को संयुक्त रूप से प्रयोग करने में छात्रों की तर्कणा शक्ति में तेजी से वृद्धि होती है। क्या कहना चाहते हैं कि आगमनात्मक और निगमनात्मक जो विधियां हैं इनका अगर छात्र किसी समस्या के समाधान में प्रयोग करता है तो उसकी तर्कणा शक्ति में बहुत अधिक तेजी आती है दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों छठवें की ओर। छठवां है हमारा, बालकों में रटन अधिगम न हो, इसका विशेष ध्यान शिक्षकों द्वारा दिया जाना चाहिए। रटन अधिगम में तर्कणा के द्वार खुलने के बजाय बंद होने की संभावना अधिक रहती है। अगर आप कोई भी चीज है, जैसे आपके सामने मनोविज्ञान का कोई सिद्धांत आ गया, उसको आपने रट लिया है तो आपने तर्कणा की नहीं है, जबकि उसको समझा है, उसमें जो जो आपके सामने समस्याएं है या उसका आपने समाधान किया है तो आपने अच्छी तरह तर्कणा की है। तो रटन जो प्रणाली होती है दोस्तों, रटन अधिगम से जो तर्कणा है इसके द्वार क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए सभी मित्र। और पीडीएफ के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर स्टोर के अंदर मनोविज्ञान जो फोल्डर है उसमें जाइए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।